हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अगले एपिसोड में देखे थे वान के अंदर का राक्षस जाग गया था और वो दौड़ के जाके मिहू के ऊपर अटैक कर दिया था और उसे मारने के बाद उसका शरीर का डीमन खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसने मिहू को कुछ नहीं किया था बल्कि अपने हाथों पे ही छुरा खोपा था। मिहू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तब जॉन आके उसे संभालता है। वान के लिए ये सब बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। कुछ साल पहले उसने जो भी गलती किया था आज भी वो वही गलती करने के लिए गया था, तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। मिहू को सुला के बटलर अपनी बेटे से पूछता है कि क्या हुआ था। जॉन बताता है वो सिर्फ वान का टेस्ट ले रहा था कि वो मिहू को हानि पहुँचाएगा या नहीं। बटलर पूछता है तो तुम्हें क्या पता लगा। जॉन कहता है उसने उसको हानि तो नहीं पहुँचाया, लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, तो वो अब से मिहू के ऊपर नज़र रखेगा। इधर वान जख्मी हालत में एक स्टोन के पीछे बैठा हुआ था और बेगचो के बोले हुए बात याद कर रहा था कि जब वो अपने पावर को संभाल नहीं पाएगा तब क्या होगा। इधर मिहू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो नींद से उठ के वान के बारे में ही सोच रही थी और वो इस चीज़ को आसानी से नहीं भूलने वाली। फिर हम वही वाइट बालों वाला लड़के को देखते हैं जिसका नाम है गुंगतैन, और वो अपना खून डोल हियरबांग के ऊपर डाल के बुरी शक्तियों को आज़ाद कर देता है। मतलब पहले से ही वो राक्षसों को जगाता आ रहा है। अब इस बात का एहसास वान को भी होता है। इधर जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जो कि हाइकिंग के लिए जीजू आइलैंड की जंगल में आया था। वहाँ पर एक लेडी राक्षस को देख लेता है जो कि एक इंसान की शरीर से उसका ऑर्गेन्स निकाल रहा था, जिसके बाद वो राक्षस उस लेडी को भी मार देता है। इधर बेगचू के घर में बहुत सारी लेडीज आए थे। वो सभी उनका पड़ोसी था। बस सभी मिलके गप्पे लड़ा रहे थे। उनके साथ वहाँ पे यम जी भी थी। तभी टीवी पे एक न्यूज़ दिखा रहा था कि जीजू आइलैंड में एक राक्षस को देखा गया है जो कि बहुत लोगों का जान ले चुका है। उसे फॉक्स डीमन का नाम दिया गया है क्योंकि वो बहुत हद तक फॉक्स की तरह दिखता है। इधर सुबह जॉन मिहू से मिलने आता है तो वो अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि वो तो पहाड़ी के रास्ते वान से मिलने के लिए जा रही थी और वो बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार वान से मिल ही जाती है। मिहू कहती है वो उसे फर्स्ट एड देने आई है, तो वान बताता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात उसने देखा था ना कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वो दोबारा उससे मिलने के लिए क्यों आया है, वो यहाँ से चला जाए। मिहू कहती है फिर भी तुमने मुझे कुछ किया तो नहीं ना। मुझे बचाने के लिए तुम खुद चोट खा गए और मुझे पता है इसके बाद भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस जो किया था। वान कहता है कैसा प्रॉमिस? मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। अगर अपना भलाई चाहते हो तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ और दोबारा अपने मुंह उठा के यहाँ पे कभी मत आना। मिहू कहती है ठीक है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा और मेरे बुलाने पर भी तुम कभी मत आना। ये कह के गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। सुबह से मिहू घर पे नहीं थी। बटलर और जॉन इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता में थे। वो घर वापस आती है तो सभी उससे क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन वो सच नहीं बताती और फर्स्ट एड बॉक्स को भी उनको नहीं देखने देती। फिर वो जब स्कूल के लिए निकल रही थी तब कार के पीछे की सीट देख के उसे वान के बारे में याद आने लगता है और जॉन अब से उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था क्योंकि वान तो नहीं आने वाला था। और स्कूल में पहुंचने के बाद सभी लड़कियां मक्खियों की तरह जॉन के पीछे घूम रहे थे। फिर मिहू सूर्योन को देखती है जो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी और अभी भी सभी बच्चे उसे परेशान करते हैं। मिहू जाके उसे कॉम्फर्ट करती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि जब मिहू ने उसे बचाया था वो तो पोजेस थी। तब यूम जी आके उसे बताती है कि ये उनका स्कूल का टीचर है जिन्होंने सूर्योन को डीमन के हाथों से बचाया था, तो वो उन दोनों को शुक्रिया अदा करती है और मिहू उसे अपनी ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर मिहू को अपने बचपन की दोस्त हान सोचिन मिल जाती है और वो बातों के दौरान जॉन से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रही थी। उनकी बातों से हमें पता लगता है एक हफ्ता बाद मिहू की दोस्त की शादी होने वाला है उसकी बॉयफ्रेंड के साथ। इधर यम जी सूर्योन की बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख रही थी। इधर वान भी आया था बेगचो से बात करने के लिए और बेगचो उसका हाथों का मलहम पट्टी भी कर देती है। वान कहता है मिहू के साथ वो नहीं है इसलिए मिहू आज तक जिंदा है। तब बेगचो उसे समझाती है कि इंसान इस वजह से ही जीते हैं कि वो अपना पास्ट की सारी बुरी मेमोरीज को अच्छी तरीके से धो सके। तुम्हारे पास अभी तक चांस है और तुमने मिहू को कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसे तो तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन वान का कहना था जब वो डीमन होता है तो वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है। रात को खाने की टेबल पे जॉन को कोई कॉल करता है
और वो बताता है जॉन के बड़े भाई के बारे में उन्हें पता लग गया है। ये बात सुन के मीहू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जॉन का कोई बड़ा भाई भी है। फिर हमें उसका बड़ा भाई से मिलाया जाता है। इसका नाम है कंग चन ही। वो एक नाव में रहता है और वहाँ का साफ सफाई करता है। और इधर हम देखते हैं वो राक्षस फिर से एक इंसान के दिल को निकाल रहा था। तभी गुंगतैन आके उससे बात करता है। वो कहता है उसे मालूम है कि वो इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकता है। फिर हम रात के अंधेरे में दो इंसान को देखते हैं जो घर वापस आ रहा था और एक इंसान टॉयलेट के लिए जाता है। वहीं पे वो राक्षस आके उसे मार देता है और उस दूसरे को भी नहीं छोड़ता। इंसानों को मार देने के बाद गुंगतैन आके अपने नाखूनों से वार करता है। इधर मीहू जॉन को लेके अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी में आने के लिए इनवाइट भी करता है। मीहू और उसका दोस्त वेडिंग ड्रेस को पहन के भी देखते हैं। उसका दोस्त शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वान मीहू के ऊपर दूर से नज़र रख रहा था। फिर वहाँ से वान बेगजू के घर में जाता है, जहाँ पे वो सारी लेडीज अभी तक मौजूद थे। तो वो सब अपने अंदर ही बातें कर रहे थे उस डीमन के बारे में और अभी जो हमला हुआ उसके बारे में, क्योंकि ये सब खबर टीवी में दिखा रहा है। तो वान पूछता है उनका डेड बॉडी कहाँ पे रखा है। पता लगने के बाद वो डेड बॉडी को देखने के लिए मॉर्ग में जाता है और वो देख पाता है एक डेड बॉडी के ऊपर पंजों का निशान है। ये बात सिर्फ वान को ही पता था, क्योंकि बाकी लोग तो सोच रहे थे कि विक्टिम के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। वान फिर क्राइम स्पॉट पर भी जाता है। सुबह मीहू जॉन को सरप्राइज देने के लिए ले जाती है और वो एक ऑर्फनेज में लेके आती है, जहाँ पे जॉन और उसका बड़ा भाई बचपन में रहते थे। तो जॉन पूछता है मीहू को इस बारे में पता कैसे लगा। वो कहती है कल रात उसका बातें सुनने के बाद वो बटलर से सब कुछ पता लगवा लिया था। ऑर्फनेज में जाने के बाद जॉन अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और हमें पता लगता है कि उसी ऑर्फनेज से उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया था एक ब्रिटिश फैमिली ने। मीहू ने अपनी कंपनी का जिस इंसान को काम पे लगवा के इस ऑर्फनेज के बारे में मीहू को खबर दिया था, वही इंसान आगे उन्हें ये भी बताता है कि जॉन का बड़ा भाई अभी कहाँ रहता है उन्हें पता चल चुका है। तो वो जॉन को उसका इंफॉर्मेशन देता है और गुंगतैन डेविल का कीड़ा छोड़ के रखा था उसी ऑर्फनेज में, जो कि उसके लिए सीसीटीवी का काम कर रहा था। जॉन मीहू को इतना बड़ा हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन अपने भाई को ढूंढने जाने के लिए वो अकेला जाना चाहता था, क्योंकि अभी मीहू को कोई भी खतरा हो सकता है। जॉन के वहाँ से निकल जाने के बाद मीहू का दोस्त उसे कॉल करती है। कुछ ही दिनों में उसका शादी होने वाला था, तो वो अपने तौर से अपनी दोस्त को कुछ गिफ्ट देना चाहता था। उसकी बॉयफ्रेंड ने मीहू के लिए गाजर का केक बनाया था, तो उसका बॉयफ्रेंड केक देने के लिए मीहू के पास आने वाला था। तो कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड कार लेके वहाँ से निकलता है। जाते हुए वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। अचानक से उसे लगता है कि कार के नीचे कोई आ गया है, तो वो जल्दबाजी में निकल के देखने लगता है, लेकिन पीछे से कोई आ जाता है और हमें उसका चीखे सुनाई देता है। बस वहीं पे ये सीन कट हो जाता है। इधर जॉन अपने भाई को ढूंढने के लिए उस नाव के पास पहुंच गया था। इधर वान बिजली की रफ्तार से मीहू के घर में आता है और उसे एहसास होता है कि गुंगतैन यहाँ पर ही है और वो सच में बिल्डिंग के ऊपर मीहू की दोस्त की बॉयफ्रेंड का लाश को पकड़ा हुआ था। उस टाइम पे मीहू भी वहाँ पे पहुँच गई थी। गुंगतैन लाश को ऊपर से नीचे फेंक देता है। ये देख के मीहू बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पे बटलर भी आ जाता है और फिर गुंगतैन वहाँ से निकल जाता है। वान उसके पीछे जाता है। इधर जॉन उस नाव के अंदर जाके अपने भाई से मिलता है और हम देख पाते हैं उसका भाई वही जैकेट पहना हुआ था जो वो राक्षस भी पहनता है। इधर आखिरकार वान के सामने गुंगतैन आ ही जाता है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म होता है। फिर शुरू होता है एपिसोड 6 और यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था। जॉन और उसका बड़े भाई को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उनके पास तो पहले से ही एक बच्चा मौजूद था जो कि बीमार था। उस बच्चे का शरीर का कुछ ऑर्गन खराब था, तो वो बदलना चाहते थे, जिस वजह से इस दोनों बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया था और उन्होंने टेस्ट करके पता लगवा लिया था जॉन का भाई का ऑर्गन उससे मिलता था, लेकिन जॉन का ऑर्गन उनसे नहीं मिल रहा था। तो अभी उसका यहाँ पे कोई काम नहीं था और जॉन को घुमाने ले जाने के बहाने वो लोग एक जगह पे जॉन को बेहोश करके फेंक दिया था और तब उसी फादर ने जॉन को बचाया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे जॉन अपने बड़े भाई से मिलके बहुत ज़्यादा खुश था, साथ में बहुत इमोशनल भी।
इधर मीहू और बटलर ने मीहू की दोस्त की बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इधर वान और गोंगटैन एक दूसरे की आमने सामने थे, जहाँ पे गोंगटैन उसे भाई कह के पुकार रहा था क्योंकि वो दोनों एक ही नाव पे सवार थे। लेकिन गोंगटैन जहाँ पे सभी का बुरा करना चाहता था, उस जगह पे वान ऐसा कुछ नहीं चाहता था और गोंगटैन उसे गुस्सा दिलाया जा रहा था कि वो एक डीमन होके इंसान होने का ढोंग करता है। तो वान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गोंगटैन का शक्ति कुछ ज्यादा ही था क्योंकि वो डीमन शक्ति का इस्तेमाल करता है। इधर जॉन अपने बड़े भाई को अपने साथ मीहू के घर में लेके आता है। मीहू के आने पर जॉन उससे मुलाकात भी करवाता है। फिर जॉन अपने बड़े भाई को कपड़े पहनाता है और अपने शरीर का वो चोट दिखाता है जो उस इटालियन फैमिली ने दिया था उसके ऑर्गेन को चेक करने के लिए, और कहता है ये दाग शायद उसके बड़े भाई के शरीर में भी है। और वो अपने बड़े भाई से मिलके सच में बहुत ज़्यादा खुश था। इधर मीहू शावर ले रही थी और अपनी दोस्त की किस्मत के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि ये काम किसी डीमन का है और वो डीमन तो मीहू के पास पहुंचने के लिए इन सभी का जान ले रहे थे। जॉन और उसका बड़ा भाई जब सो रहे थे, उसका बड़ा भाई अचानक से उठ जाता है और उसे याद आता है कि गोंगटैन ने कहा था इस पेन से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, मतलब कि उसका बड़ा भाई सच में एक डीमन है और गोंगटैन ने कहा था उसे वोंग जियांग को ढूंढना है और उसे ख़त्म करना है। तो वो उठ के मीहू के कमरे की तरफ आता है। शायद उसे पता लग गया था कि वोंग जियान मीहू है। मीहू इस वक्त पे शावर ले रही थी। उसकी परछाई को देख के वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और वो दरवाज़ा खोल के उसे मारने ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे शावर चल रहा था मगर मीहू नहीं थी क्योंकि उन दोनों के बीच में एक पोर्टल था जो कि वान ने बनाया था और दोनों के बीच में फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है। इस आवाज़ से जॉन भी नींद से उठ जाता है और अपने बड़े भाई को ढूंढने लगता है और वो जल्दी से आके वान को उसे मारने के लिए मना करता है, लेकिन वान बताता है वो अब एक लास्ट डीमन है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। और उन दोनों के बातों के दौरान उसका बड़ा भाई वहाँ से भाग जाता है। वान उसका पीछा करता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी गोंगटैन उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है और बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे वान बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो उसे धमकी देता है कि वान उसके रास्ते में ना आए, नहीं तो गोंगटैन उसे भी मार देगा। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो गोंगटैन के साथ हाथ मिला ले। इधर मीहू शावर से निकल के ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जॉन से पूछती है कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन जॉन उस वक्त पे कुछ ना बता के वहाँ से निकल जाता है। सुबह हो जाता है। वान को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा जख्मी था। इधर मीहू की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड मर चुका था और इस चीज़ के लिए मीहू खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। फिर मीहू वान से मिलने आती है और फिर उसके पास बैठ के उससे पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वान बताता है ये उसका किस्मत है। फिर मीहू पूछने लगती है लेकिन इन सब में वान का क्या काम है। तो वान दिल में सोचता है उसने पहले भी वोंग जियांग को मार दिया था, अब मीहू का रक्षा उसे करना ही पड़ेगा, वो ऐसे मर नहीं सकता। इसी वजह से इस दर्दनाक जिंदगी को उसे जीना पड़ रहा है। लेकिन वान बस यही बताता है कि वो एक प्रॉमिस के लिए जी रहा है। तो मीहू कहती है फिर उसे अपनी प्रॉमिस के लिए ही जीना चाहिए, उसके किस्मत में जो भी लिखा है ये होना है। वो अब से मीहू से दूर रहे, इसमें ही उसका भलाई है। वान को बीच में आके तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो लास्ट बार के लिए ये कह रही है। हो सकता है कि वान एक लास्ट डीमन है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। लेकिन वान कहता है ये उसका मर्जी कि वो क्या करेगा, लेकिन मीहू यहाँ पे दोबारा ना आए। फिर मीहू अपने किसी पहचान वालों से खबर लेती है कि वोंग जियांग के बारे में किसे पता है, जिसके बाद वो बेकजू से मिलने के लिए आती है। फिर वो बेकजू से बैठ के बात करती है। वो कहती है बेकजू यहाँ पे तो बहुत सालों से रह रही है, तो उन्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, तो वो शायद वोंग जियांग के बारे में भी जानती है। बेकजू पूछती है वो ये सब क्यों जानना चाहती है। मीहू बताती है उसकी वजह से बहुत मासूमों का जान चला गया है, सिर्फ इसलिए कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। तो बेकजू कहती है वोंग जियांग एक ऐसा लड़की थी जो सब कुछ ठीक कर सकती थी। कई साल पहले उसने यहाँ पे एक बैरियर बनाई थी और ये टूट जाने के बाद ही सारे लास्ट डीमन ऐसे बाहर आ पा रहे हैं। वो अभी रहती तो सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन वान ने उसे गलती से मार दिया था। अब जाके मीहू को ये समझ आता है कि किस वजह से वान उसका रखवाला बना हुआ है। मीहू तब पूछती है अगर वो किसी तरीके से वोंग जियांग हुई तो क्या वो बैरियर को तैयार कर सकती है, लेकिन वो ये सब कैसे करेगी। बेकजू फिर उसकी वो बर्थ मार्क को देख के कहती है तुम्हारी शरीर से एक तेज रोशनी निकलेगी
तभी वो बैरियर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। बेंजुली के बारे में याद है तुम्हें? उसको हराने के बाद तुम्हें कैसा लगा था? मीहू पूछती है आपको इस बारे में कैसे पता लगा? बिग बताती है वो सिर्फ जानती है तो जानती है, लेकिन उसके बाद उसे कैसा लगा? मीहू कहती है उसे सिर्फ इतना याद है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बिग कहती है फिर तुम्हें जल्दी से बैरियर तैयार कर देना चाहिए। मीहू पूछती है लेकिन वो ये कैसे करेगी? बिग बताती है एक अंडे से चूजे खुद ब खुद निकलते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसी बातों के दौरान वहाँ पे योमजी आ जाती है और बिग अपनी पोती के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर जॉन अपने भाई के पास आके पूछता है ये सब कब से चल रहा है, वो कब से ऐसा बन गया है? उसका बड़ा भाई बताता है ये बात तो उसे भी नहीं पता, लेकिन वो इतनी तकलीफ में नहीं जीना चाहता। जॉन को उसका हेल्प करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से जॉन उसे मार दे। लेकिन जॉन कहता है इसका उपाय ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ करके उसका भाई को वो ज़रूर बचाएगा। तो रात को जॉन अपने भाई के ऊपर प्रीस्ट का काम करता है उसके अंदर से डीमन को निकालने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब था। तो उसका भाई फिर से कहता है उसे मारने के लिए। इतने दिन बाद अपने बड़े भाई को सामने पाके जॉन बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब उसका ऐसा हालत देख के वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तो सुबह वो वान से मदद मांगने के लिए आता है। वान बताता है वो एक लास्ट डीमन बन चुका है, उसे मारने के अलावा वो इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। जॉन फिर मीहू के पास आता है। वो कहता है मीहू के पास शायद कुछ तो शक्ति होगा जिससे वो अपने बड़े भाई को बचा सकता है। तो जॉन उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। जॉन की सिचुएशन को देख के मीहू भी हाँ कर देती है, क्योंकि मीहू को बेगचो की बातों के बारे में याद था। वो चाहे तो लास्ट डीमन को रोक सकती है। वहाँ पे जाके मीहू जब उसका हाथ पकड़ती है तभी वो डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जॉन सामने आ जाता है। तो वो जॉन को फेंक के मीहू की तरफ बढ़ने लगता है। तब वान आके उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। लेकिन वो लास्ट डीमन जब मीहू को जान से खत्म करने ही जाएगा तब जॉन पीछे से अपनी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। जॉन अपने बड़े भाई को ऐसे मार नहीं पा रहा था। तब उसका भाई कहता है उसे इस पेन से मुक्ति चाहिए, तो वो अभी उसे मार दे। लेकिन वो मरने से पहले जॉन को उसे ह्योंग कह के पुकारने के लिए कहता है। ये कहने के बाद वो अपने भाई को मार देता है और वान उस लास्ट डीमन का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। उसका भाई मरने के बाद वही स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पकड़ के जॉन बहुत ज़्यादा रोता है। इधर गुंगतान को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पे आता है। वहाँ पे बहुत सारे इंसान थे और वो लोग उसे अपने भगवान की तरह मानते थे। वहाँ पे योमजी भी थी और वो गुंगतान को अंकल कह के पुकारती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो लेके।